हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज में। एंड आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स एंड लेबर लॉ के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लगता है कि ये सीयूईटी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो नोट करते चलिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है ना, तो हमें उसमें सिलेक्टिवली तो पढ़ना ही है, बट हमें उसकी काफी सारी चीजें जो है वो हमें कवर करके चलनी ही पड़ेंगी। बिकॉज अगर हमने वो छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं उन चीजों से क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे एक जो इम्पोर्टेंट इसमें जो टॉपिक है दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल में भी क्या, देखिए प्रियम्बल में प्रियम्बल जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक तो प्रियम्बल का पूरा मतलब जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, वो आप चाहें तो आप याद करने की कोशिश कर लीजिएगा प्रियम्बल की पूरी लैंग्वेज। बिकॉज वो क्या करते हैं ना, वो उसमें भी एक वो क्रोनोलॉजी वाइज वो पूछ लेते हैं कि पहले क्या है, बाद में क्या है, उसके बाद क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रियम्बल का थोड़ा सा ये पार्ट आप देख कर चलिएगा कि साहब पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जस्टिस है, तो अब जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। लिबर्टी किस किस की है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है। इक्वलिटी किसकी है, फ्रेटर्निटी किसकी है। वो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बना देते हैं कि भाई लिबर्टी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या पता वो यही लिख दें। ठीक है, तो थोड़ा सा पूरा का पूरा जो प्रियम्बल है वो पढ़ के रखिएगा। ठीक है, वो पढ़ के जाइएगा। एंड स्पेसिफिकली जो भी केस लॉज हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, वो आपका एक मेजर और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना देते हैं, मतलब एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, फिर अगर मैं आऊं तो जो आपका आर्टिकल 1 से जो स्टार्ट है, ठीक है, तो आर्टिकल 1 2 3 4 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप आर्टिकल जो 4 है, आप आर्टिकल 4 जो है वो आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। देन जो पार्ट 2 है आपका सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप के में अगर मैं बात करूं ना, तो सिटीजनशिप के टॉपिक में जो आर्टिकल 5 है, ठीक है, कि डोमिसाइल हाउ एक्वायर्ड, उसमें आर्टिकल 5 में भी स्पेसिफिकली जो है ना कि डोमिसाइल हाउ एक्वायर्ड, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर एक और जो आपका आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 10, जो की बात करें कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप के। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पढ़ के जाइएगा। ठीक, सिटीजनशिप का और थोड़ा सा ना बस इसकी आर्टिकल रेंज देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आर्टिकल रेंज ऑफ सिटीजनशिप, कि कहां से कहां तक है। तो 5 से लेकर 11 तक है ये, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ठीक है, बस इसकी ये रेंज याद रखिएगा, हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में वो ऐसा कुछ पूछ लें। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, अब ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का आपका। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप जाइए, फंडामेंटल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले जो डेफिनेशन है, मतलब जो आर्टिकल 12 जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि आर्टिकल 12 में भी और सबसे स्पेसिफिकली ना आपसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि वेदर बीसीसीआई, मतलब एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना, वेदर बीसीसीआई इज अ स्टेट और नॉट, इज अ स्टेट और नॉट। तो ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप जो भी हैं ये थोड़ा सा आप एक बार देख के जाइएगा जब आर्टिकल 12 पढ़े। आप लोग के पास जो भी बेयर एक्ट होगा ना, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत सारे से केसेस वो दिए होंगे कि वेदर दिस इज अ स्टेट और नॉट, दैट इज अ स्टेट और नॉट, तो इसको देख के जाइएगा। ठीक है, देन जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 13 की, तो जो डॉक्ट्रिन्स है आर्टिकल 13 के अंदर वो देख के जाइएगा। ठीक, फिर आर्टिकल 14 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 14। एंड आर्टिकल 14 में ना जो आपको जो दो तीन जो चीजें जो आपको देखनी है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज कि भाई जो भी केस लॉज हुए आर्टिकल 14 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, तो सबसे मेजर जो चीज है, जो भी केस लॉज है ना, जो भी केस लॉज है आर्टिकल 14 के रेस्पेक्ट में, वो देखते हुए थोड़ा सा चलिएगा। ठीक है, देन
फिर आर्टिकल 15 इन जनरल आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक। आर्टिकल 16 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल 17 एंड 18 में डेप्थ में उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर आपको मैं बोलूं तो इन डेप्थ जो आपको आर्टिकल पढ़ने हैं ना, इन डेप्थ जो आपको आर्टिकल पढ़ने, दैट इज आर्टिकल 14, 15, 16, ये तीनों आपको आर्टिकल्स इन डेप्थ पढ़ने, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 17 में दिया गया है दैट इट इज रिगार्डिंग अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। फिर आ जाइए राइट टू फ्रीडम में। अब राइट टू फ्रीडम जो है ना आपका, अब राइट टू फ्रीडम में मैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं आर्टिकल 19 में ना, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो राइट टू फ्रीडम में भी ना, इसमें एक जो टॉपिक था बैन ऑन स्लॉटर, बैन ऑन स्लॉटर हाउसेस, ये थोड़ा सा देख के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है ना कि ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं कुछ कुछ, तो ये कभी भी कैसे भी ये आप लोगों से जो है ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन फिर आर्टिकल 19 के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ए से लेकर जो जी तक जो क्लॉजेज है ना, क्लॉज ए टू जी, और आर्टिकल 19 में जो क्लॉज है, क्लॉज ए टू जी, इसमें पहली बात तो ये याद रखिएगा स्पेसिफिकली कि जो क्लॉज एफ है वो ओमिट हो गया है, जो क्लॉज एफ है वो ओमिटेड है, एंड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ओमिटेड है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो क्लॉज एफ है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो ओमिट करा गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब चीजें, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जा रहा है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। आर्टिकल 19 के बाद फिर आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 21 में भी ना जो लैंडमार्क केसेस हैं, आर्टिकल 21 में लैंडमार्क केसेस हैं कुछ, तो वो पूरे आप केस लॉज आप देख के जाएंगे, ठीक है। अगर वो केस लॉज आपने नहीं देखे तो माइट बी पॉसिबल कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि साहब ये आर्टिकल 21 से ये है वो है, तो मतलब क्या है बताइए, ठीक है। आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 21 ए, दो चीजें याद रखनी आपको इसमें, कैटेगोरिकली या मेजरली आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। कब आया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है, प्लस ये किसके बारे में बात करता है, ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है, तो ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, ठीक। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। फिर आ जाइए आर्टिकल 22 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बस इतना ही याद रखिएगा कि सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्या जो प्रोविजन थे ना आर्टिकल 22 के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड जो भी था वो आपको इसमें याद रखना है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है टॉपिक। देन फिर जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाला जो पार्ट है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वाले में बस यही याद रखिएगा कि कितने जो आर्टिकल्स हैं वो आ रहे हैं, मेजरली जो कवर जो हो सकता है, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, 23, 24 बस, ठीक है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपके एक जो काइंड ऑफ जो क्या कहना चाहिए उसको, जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज है ना वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देख के चलिएगा कि सब कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हैं, ठीक है। देन फिर जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में फिर वो ये 29 एंड 30 में ना डिफरेंशिएटर एक जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक जो डिफरेंशिएटर है ना, एक जो डिफरेंशिएटर है वो याद रखिएगा कि साहब क्या एग्जैक्टली क्या डिफरेंशिएटर क्या है आर्टिकल 29 एंड 30 में, ठीक है। देन जो आर्टिकल 31 ए है, आर्टिकल 31 ए 31 बी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा।
देन फिर आ जाइए आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 32 सबसे पहली चीज तो इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है ना कि साहब ये इन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, एक एफआर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्लस इसमें भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो वो भी सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा छूट ना जाए आप लोग का स्पेसिफिकली, ठीक। देन फिर आ जाइए जो और इंपॉर्टेंट एक जो है आपके लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फिर जो पार्ट आपका 4 जो स्टार्ट होता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। उसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 38, 39, 39A, ठीक है। एंड और भी ज्यादा एक और, अब कभी कभी क्या है ना आजकल जैसे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा आजकल तवज्जो दी जा रही है, तो उसमें आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इतना ही याद रखिएगा कि आर्टिकल 40 में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। देन 41 से लेकर मेरे हिसाब से आप जो पूरा आपका जो 51 तक है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें से ऐसा कुछ बोल दूं कि साहब इसमें से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो गलत होगा। आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 51 तक सब कुछ इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के अंदर, ठीक। देन फिर अगर मैं बात करूं 51A की फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ना लाइन से एक बार पढ़ जाइएगा। बहुत बार क्या होता है वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या वेदर सो एंड सो इज अ फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट, इज अ फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट, वो बस यही पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। सो इन दैट केस आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि साहब ये मतलब वो पर्टिकुलर जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है क्या वो एक फंडामेंटल ड्यूटी है या वो नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51A में ही ना, तो आर्टिकल 51A में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बहुत बार पूछ भी ली जाती है, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट भी है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A के अंदर, तो ए से लेकर जो है के तक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें दी गई हैं। क्लॉज ए से लेकर के तक दी गई हैं। एंड जो के है, के ये याद रखिएगा बहुत बार आ जाता है कि के क्लॉज इंसर्ट कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, सो वो 86th अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट हुआ है। ये भी थोड़ा सा जरा याद रखते हुए चलिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देन फिर आ जाता है हमारे पास पार्ट 5 जो कि बात कर रहा है अबाउट द यूनियन, ठीक है। अब यूनियन में प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, वो क्या क्या है, ठीक है। उससे जो भी रिलेटेड जो भी कोई केस लॉ है, ठीक है, वो याद रखिएगा। एग्जीक्यूटिव पावर एग्जैक्टली क्या है वो पता करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में दिया है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया है ये याद रखिएगा, दैट इज आर्टिकल 54, ठीक है। मैनर 55 में एंड री इलेक्शन की अगर एलिजिबिलिटी पूछ ली जाए तो वो 57 में वो भी पढ़ के रखिएगा। एंड कभी कभी ना वो लोग डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पूछ लेते हैं, और क्वालिफिकेशन में भी क्या पूछेंगे आपसे, द एज की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, सो दैट इज 35 ईयर्स, ये याद रखिएगा और ये पढ़ भी लीजिएगा, 58 में दिया गया आर्टिकल 58 में, ठीक है। देन फिर जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट के, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है। एक जो आपका प्रोसीजर है ना वो याद रखिएगा जी। अब जो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट है ना प्रेसिडेंट का, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड अगर किसी एग्जामिनर की नजर प्रेसिडेंट वाले पोर्शन पर पड़ जाती है ना, देन इन दैट केस जो भी इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का, उसमें से माइट बी पॉसिबल कि एक आध आपको ना मतलब एक आध क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ये पूछ लें कि सब कितने दिन का वो नोटिस रिक्वायर्ड है, ठीक है, या क्या है, तो माइट बी पॉसिबल इससे क्वेश्चन आ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप आगे जब आप आगे चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देन आपका जो आर्टिकल 72 है, आर्टिकल 72 पावर टू ग्रांट पार्डन्स,
ठीक है, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। देन अच्छा, इसमें ना कुछ केस लॉज भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसमें केस लॉज भी हैं, तो केस लॉज इसके भी याद रखिएगा, ठीक है, और जो भी लैंडमार्क केस लॉज है ना, वो एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन फिर आपका एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो आर्टिकल याद रखिएगा कि आर्टिकल 74 में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक। देन आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कहाँ दिया गया है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राज्यसभा हमने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही नहीं देखा, या लिखा देखा होता है, तो उनको उस टाइम पे याद नहीं आता है। तो आर्टिकल जो 80 है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, जो ये कॉम्पोजिशन है ना काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यही राज्यसभा है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार मतलब ऐसा हो जाता है, बच्चे मतलब इंटेंशनली, तो अब वो क्या ही करे बच्चे भी, अब उनको कभी कभी नहीं रहता याद, निकल जाता है कभी कभी याद से, ठीक। देन फिर आर्टिकल 84 जो है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, थोड़ा सा ये देख के रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो है आर्टिकल 94 एंड 96, देख के रखिएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, माइट भी पॉसिबल आ जाए। एंड फिर जो आर्टिकल 102 है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन आप जब सीधे आएंगे फिर आर्टिकल नंबर 108 जो है रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में डेफिनेशन है मनी बिल की, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड चूंकि अभी बजट आके गया है, ठीक है, तो अब 112 से लेकर 117 तक मैं कहूंगा आप ये सब एक बार रीड मार जाइएगा, एक बार पढ़ जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। देन फिर आपका जो यूनियन जुडिशरी वाला एक जो पार्ट है आपका, वो देखिएगा, उसमें 124 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशरी वाले पर्सपेक्टिव में कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 124 जो है, आर्टिकल 124 जो है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइट भी पॉसिबल आपसे पूछने की सब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल से हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिएगा फिर, ठीक है। देन आर्टिकल 129 जो है सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट है ये अगेन। देन 131 टू 137 ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 137 बात करता है अबाउट द रिव्यू पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। एंड देन हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए कि इन विच आर्टिकल इट इज लेड डाउन दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, तो याद रखिएगा आर्टिकल 141 है ये, ठीक। इसी के अंदर डॉक्ट्रीन है दो तीन, ठीक। एक डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस है, वो पढ़ के जाइएगा। और मैं तो कह रहा हूं जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना ऑबिटर डिक्टा का, ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की, ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार पढ़ के जाइएगा, ऑबिटर डिक्टा, रेशो डिसिडेंडा, स्टेयर डिसाइसिस, ये सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा इस आर्टिकल के अंदर, तो ये सब एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन 143 क्या है, 143 भी देख लीजिएगा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। देन फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बस इतना याद रखिएगा कि कौन से आर्टिकल में दिया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सो दैट इज इन 148, इसके सिवाय इससे आपको कुछ आना तो नहीं चाहिए, ठीक। देन फिर आ जाइए द स्टेट्स पे, एंड इसके अंदर स्पेसिफिकली, इसके अंदर आपको जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है एंड जो कंडीशन है गवर्नर के ऑफिस की, वो आपको देखनी है। गवर्नर साहब का जो अपॉइंटमेंट होता है
एंड जो कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन 165 एडवोकेट जनरल एजी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें जब आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर वाले पार्ट में, तो वही है कि सेशंस कैसे चलेगा, ठीक है, स्पीकर की ड्यूटी क्या है, डिप्टी स्पीकर की क्या है, जो इनका जो रेजिग्नेशन होता है, ये चीज याद रख लीजिएगा कि जो भी रेजिग्नेशन है ना इन सबका, वो पढ़ के जाइएगा कौन किसको अब मतलब वो रिजाइन करेगा, कौन किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, ठीक है, ये पढ़ के जाइएगा एक बार। देन फिर आ जाइए डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पे। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पे ना 190, 191 एंड 192 स्पेसिफिकली पढ़कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देन अगेन जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसमें जो डेफिनेशन है मनी बिल की स्टेट वाले पार्ट में, तो वो आर्टिकल 199 में है, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 199 में है, इसको देख लीजिएगा। 200 में है असेंट टू बिल्स, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों आर्टिकल्स को एक बार देख कर जाइएगा। देन फिर 214 से स्टार्ट होता है हाई कोर्ट्स की, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, ठीक है। तो 214 215 इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। एंड देन पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स 226, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। एंड अगेन लैंडमार्क केसेस जो भी हों, लैंडमार्क केसेस वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देन अगेन 226 एंड साथ ही साथ आर्टिकल 227 उतना ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, आर्टिकल 227 भी पढ़ के जाइएगा, ठीक। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर जुडिशरी वाले पार्ट से कुछ आया तो, ठीक। फिर एक और जो आर्टिकल एक जो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, दैट इज 233, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। एक बार कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि सब डिस्ट्रिक्ट जजेस कौन से प्रोविजन में अपॉइंट होते हैं, मतलब कौन से प्रोविजन में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट्स का प्रोविजन है, ये किसी सिविल जज वगैरह के एग्जाम में आ गया था, तो इसको देख कर जाइएगा, दैट इज दिस इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। देन फिर जो यूनियन टेरिटरीज, अब चूंकि अभी रिसेंटली अभी ये दिल्ली के चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो 239 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है, कि क्या है स्पेशल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। 239 ए से लेकर 240 तक मैं तो कह रहा हूं आप लोग एक बार देख के जाइएगा, ठीक। पंचायत जो पार्ट 9 है पंचायत, पंचायत में 243 ए, ये याद रखिएगा, जो पंचायत वाला जो एक पोर्शन है ना पंचायत वाला, इसमें ये याद रखिएगा ग्राम सभा की जो ग्राम सभा है वो किस में है, सो दैट इज 243 ए में है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन किस में पंचायत का, वो 243 बी में है, ठीक। और ये पूरे के पूरे जो प्रोविजंस हैं पंचायत विद म्यूनिसिपैलिटीज, तो ये कहां तक चलते हैं, ये 243 से स्टार्ट होते हैं एंड ये 243 जेड जी तक चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जेड जी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज 243 क्यू में है। देखिए मेन क्वेश्चन ही आते हैं, 243 क्यू में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है 243 बी में, ठीक है। पंचायत से वो जो सीरियल है ना आपका, वो जो एक वेब सीरीज है पंचायत, उसको कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करिएगा, ठीक। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें भी बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये जेड टी तक गया है फिर आगे, ठीक है। देन फिर जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वाला जो पार्ट है, तो उसमें दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244 ए। अच्छा बीच में मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहूंगा, हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि मैंने बीच बीच में आर्टिकल्स को सेक्शन बोल दिया हो, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, वो एक फ्लो में वो निकल जाता है, तो यहाँ पे सेक्शन मीन्स आर्टिकल एज वेल, ठीक है। देन फिर जो रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट है, तो उसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल 245 एंड 246 इनके जो भी केस लॉज है ना,
केस लॉस एज वेल एज क्या, जो भी इनकी कमेंट्रीज हैं वो एक बार देख कर जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा। देन 246 जब पढ़े ना, और जब 246 पढ़े तो 246 के साथ 254 भी पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड 251 एंड 252 एज वेल इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा एक बार। देन पर सीधे जो इंपॉर्टेंट एक जो पोर्शन हो जा रहा है ना आप लोगों के लिए, वो हो जा रहा है आपका जीएसटी काउंसिल। तो आर्टिकल 279 जो है 279 ए, ठीक है, ये बात करता है अबाउट द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये पढ़ के रखिएगा, देख के रखिएगा इसको। देन आर्टिकल 300 है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स है, ये भी एक बार पढ़कर जाइएगा। 300 ए अबाउट इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए तो दैट इज 300 ए, याद रखना है आपको। एंड 310 में जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात होती है ना, सो दैट इज 310, याद रखना है थोड़ा सा। पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो पूरा पार्ट है, एक तो 312 दैट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है। पीएससी पूरा पूरा 315 से लेकर 323 इंपॉर्टेंट है पूरा, इसको स्किप मत करिएगा। 323 ए याद रखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड हाँ जो ये स्पेशल प्रोविजंस है रेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, तो इसमें 341 एंड 342 दैट इज अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड रेस्ट फिर डायरेक्ट आप आइएगा इमरजेंसी वाले प्रोविजंस पर। तो जो भी इमरजेंसी वाले प्रोविजंस है ना, इसमें ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 352 इज अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, 353 इज अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन, एंड फिर इमरजेंसी में भी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज। एंड कभी कभी क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इम्पोज हुई है, थोड़ा सा देख के चलिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। देन एज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो वो टेम्परेरी प्रोविजन था विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कहां से क्या ओमिट हुआ है वो पढ़ के जाइएगा। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी आपके अमेंडमेंट्स हैं, जो भी आपके मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जो भी आपके मेजर अमेंडमेंट्स है ना, एक बार वो देख कर जाइएगा, पढ़ कर जाइएगा मेजर अमेंडमेंट्स आप सारे, प्लस जो आपके शेड्यूल्स हैं, जो भी आपके शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल्स में मोस्ट स्पेसिफिकली आप क्या करिएगा ना, शेड्यूल्स में जो भी लैंग्वेज वाला जो है लैंग्वेज है कि साहब कौन से उसमें पार्ट में कौन सी लैंग्वेज है क्या है, ये पढ़कर जाइएगा, ठीक है। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, काफी कुछ कवर कर दिया हमने, मतलब मैंने आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट वो चीजें बता दी हैं। आप लोग को ये लग रहा होगा कि भाई ये तो सभी कुछ वो बता दिया, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है बहुत मेजर पोर्शन होता है, कुछ भी आ सकता है। तो इस रिस्पेक्ट से मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश करी है कि ऐसा कुछ ना हो कि जो कुछ छूट जाए आपका, ठीक है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हमारा खत्म हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब देखिए टॉर्ट्स में जो कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, या जो एसेंशियल्स है टॉर्ट के, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्ट होना चाहिए, ठीक है, लीगल डैमेज होना चाहिए, ठीक, या और जो भी कुछ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब देख के जाइएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा कि क्या क्या एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स है, ठीक है। देन जो जनरल डिफेंसेस हैं, जो भी आपके जनरल डिफेंसेस हैं, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इनएविटेबल एक्सीडेंट, एक्ट ऑफ गॉड, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, नेसेसिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। टोटल अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो टोटल 8 है इन नंबर। अब इनके जो जो भी केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज, वो पढ़कर जाइएगा, ठीक। देन
एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टॉट में, दैट इज कैपेसिटी के नाम से अपने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कि क्या आता है कि जैसे इंडिपेंडेंट एंड जॉइंट टॉट फीजर्स जो होते हैं, कॉर्पोरेशन, माइनर्स, कैपेसिटी टू सू, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख के जाइएगा। एंड माइनर के रेस्पेक्ट में ना जो भी कोई केस लॉज हैं वो पढ़कर जाइएगा, एंड एक जॉइंट टॉट फीजर्स के रेस्पेक्ट में जो भी कोई केस लॉ है, जॉइंट टॉट फीजर्स के रेस्पेक्ट में जो भी कोई केस लॉज है वो देख कर जाइएगा, ठीक है। देन वाइकेरियस लाइबिलिटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आता है एग्जाम्स में, जो भी वाइकेरियस लाइबिलिटी है, वाइकेरियस लाइबिलिटी वाला जो आपका पोर्शन है ना, वाइकेरियस लाइबिलिटी वाले में स्पेसिफिकली प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल पार्टनर्स, मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में जो भी कोई इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो देख के जाइएगा, लैंडमार्क केस लॉज है वो देख के जाइएगा। और इसमें ना आपको बहुत सारे हॉस्पिटल केसेस मिलेंगे, तो वो एक बार देख लीजिएगा। एंड फ्रॉड बाय सर्वेंट, फ्रॉड बाय सर्वेंट वाले का आपको केसेस मिलेंगे, वो देख के जाइएगा। नेग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट वाले मिलेंगे, एंड एक्ट आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये देखिएगा, ठीक है। देन एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये ना आपको दो जगह के रिस्पेक्ट में मिलेगी, एक इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में मिलेगी, एक इंडिया के रिस्पेक्ट में मिलेगी, दोनों देख जाइएगा, ठीक। देन ये तो वाइकेरियस लाइबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल्स। फिर एक और है क्या, वो है वाइकेरियस लाइबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो अब वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में फॉर एग्जांपल नेग्लिजेंस ऑफ मिलिट्री सर्वेंट्स जो है, ये देख जाइएगा, ठीक है। देन फिर जो बात आती है डैमेजेस की, डैमेजेस में भी एक जो टॉपिक है ना, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिकली ये देख कर जाइएगा, ठीक है, कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस क्या है, कैसे है, ठीक। एक होता है रिमोट डैमेज होता है, एक प्रॉक्सिमेट डैमेज होता है, ये पढ़ जाइएगा, ठीक। एक टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है, ये पढ़ जाइएगा। फिर एक द वैगन माउंट केस है, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पढ़ के जाइएगा। देन फिर एक आया ट्रेसपास टू पर्संस, फिर एक और जो टॉपिक है ना ट्रेसपास टू पर्संस, जिसमें कि हम किसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं असॉल्ट एंड बैटरी की, ठीक है, असॉल्ट एंड बैटरी की, ये देखिएगा स्पेसिफिकली। देन फिर डिफेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है, डिफेमेशन का जो है, ठीक है, तो डिफेमेशन में लाइबल स्लैंडर क्या है, एसेंशियल्स क्या है डिफेमेशन के, प्लस डिफेंसेस, ये तीनों चीजें देख जाइएगा। व्हाट इज लाइबल, व्हाट इज स्लैंडर, एसेंशियल्स एंड डिफेंसेस, ठीक है। देन फिर न्यूसेंस, न्यूसेंस भी इंपॉर्टेंट है, न्यूसेंस एंड नेग्लिजेंस ये दोनों एक साथ ही ये देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, न्यूसेंस एंड नेग्लिजेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये दोनों देख जाइएगा, ठीक है। एंड देन फिर एक और जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज रूल्स ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो केस लॉज हैं जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर हो गया, ठीक है, या एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको तो पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक।
देन फिर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज रेमेडीज का। ठीक है, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं कि डैमेजेस अंडर द फैटल एक्सीडेंट्स जो होता है ना, उसमें अब उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो वो थ्योरीज भी चाहें तो एक बार आप देख जाइएगा, उतना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खैर वो। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको देखना हो तो आप एक बार देख के जा सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से, वो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी तक ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में ना हम अपना यहीं तक रखते हैं डिस्कशन। हमारा एक ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ हमें एक और आज डिस्कस करना था, वो मैं अपने जो नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो होगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, है ना, मैं उसके साथ एक मैं वो डिस्कस कर दूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो भी मेजर वो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, एक बार मैंने आपसे डिस्कस कर ली है बहुत शॉर्ट में। ठीक है, तो इनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने। ठीक, ओके, चलिए फिर अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।